नमस्कार। म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 अगस्त से कर्नाटक हाई कोर्ट में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस की सुनवाई चल रही है। जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कोर्ट में होने वाली जो डेली कार्रवाई है उसके बारे में आपको अपडेट करना शुरू करूंगी इस चैनल के माध्यम से। आज यानी 29 अगस्त को जो हाई कोर्ट में कार्रवाई हुई है, मैं आपको उसका अपडेट देती हूँ। आज की हियरिंग में जब चेन्नई हाई कोर्ट के एडवोकेट ने अपना सबमिशन ख़त्म किया तो कोर्ट ने सेबी को आमंत्रित किया अपनी आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए, और सेबी की तरफ से मिस्टर अरविंद दतार सीनियर एडवोकेट आर्ग्यूमेंट्स पेश करने के लिए आए। इससे पहले कि सेबी अपनी आर्ग्यूमेंट्स शुरू कर पाता, कोर्ट ने उनसे 7 सवाल पूछे, और यह सवाल आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं होंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपके लिए सवाल पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ फोरेंसिक ऑडिट ऑब्लिक रिपोर्ट बीइंग कंडक्टेड बाय सेबी एंड व्हाट इज़ द ऑर्डर बाय विच सच ऑडिट वाज ऑर्डर्ड। तो कोर्ट पूछ रहा है कि जो फॉरेंसिक ऑडिट के लिए सेबी ने ऑर्डर दिया था वो कौन सी स्टेज पर है, और वो कौन सा ऑर्डर है यानी कौन सा रूल है जिसके अकॉर्डिंग इस ऑडिट का ऑर्डर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, वेदर सेबी हैज़ गिवन एनी रिप्लाई ऑब्लिक डिसीजन टू द लेटर डेटेड 24/2020 ऑफ एफटी। तो 20 अप्रैल 2020 को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने सेबी को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने सेबी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करी थी कि हमें अपनी स्कीम्स में प्रॉब्लम आ रहा है और हम उन्हें बंद करना चाहते हैं। तो जैसी कि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सेबी ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया था, तो कोर्ट अब सेबी से ये पूछना चाहता है कि आपने रिप्लाई दिया था या नहीं दिया था, कोर्ट के सामने क्लैरिफाई करिए। क्वेश्चन नंबर 3, एज देयर आर अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बाय वेरियस इन्वेस्टर्स, व्हाट इज़ द एक्शन टेकन बाय सेबी। तो कोर्ट पूछ रहा है कि जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने कंप्लेंट किया है तो सेबी ने उस पर क्या एक्शन लिया है। क्वेश्चन 4, whether SEBI has verified that the trustees of FT has complied with the provisions of regulation 39(3). कोर्ट ये जानना चाहता है कि क्या सेबी ने इस बात को वेरीफाई किया है कि FT के ट्रस्टीज़ ने रेगुलेशन 39(3) को फॉलो किया है। तो इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। Question 5, as per the statement of objective of FT and trustees, it is said that 2 schemes have become cash positive and certain liabilities have been discharged by FT. Then in that case, whether the same could have been done in the light of the stay order of the Gujarat High Court. अब देखिए, ये एक बहुत ही important question है। सोचने वाली बात यह है कि इन्वेस्टर्स का पैसा है जो उन्होंने FT को दिया मैनेज करने के लिए, स्कीम्स बंद हो गई। अब वही पैसा जो है जो वेरियस डेट बॉन्ड्स में लगाया गया था वो एफटी को वापस मिल रहा है। तो यहाँ पर विरोधाभास यानी कि आयरनी ये है कि जो एफटी है वो इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्टर्स को तो लौटा नहीं रहा, बोल रहा है कि स्टे लगा हुआ है, जब तक स्टे नहीं हटेगा और ई वोटिंग नहीं होगी हम लोग आपको पैसा नहीं लौटा सकते। परंतु साथ ही उसने जो कर्ज लिया हुआ है जो कि उसकी लायबिलिटी है वो इन्वेस्टर्स के पैसे से वो लगातार चुकाने में लगा हुआ है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है सेबी से कि अगर गुजरात हाई कोर्ट के स्टे के अकॉर्डिंग जो स्कीम्स कैश पॉजिटिव हो गई हैं उनका पैसा जो है वो इन्वेस्टर्स को नहीं मिल सकता है, तो जो एफटी है वो कैसे अपनी लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए यहाँ से पैसा निकाल रहा है। ओके, मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लेती हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। एज पर द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एफटी एंड ट्रस्टीज, इट इज सेड दैट द 2 स्कीम्स हैव बिकम कैश पॉजिटिव एंड सर्टेन लायबिलिटीज हैव बीन डिस्चार्ज्ड बाय देम। देन इन दैट केस वेदर द सेम कुड हैव बीन डन इन द लाइट ऑफ द स्टे ऑर्डर बाय द गुजरात हाई कोर्ट। अगर आप देखें लॉजिकली, इन्वेस्टर्स का पैसा है वापस आ रहा है तो वो इन्वेस्टर्स को बिना किसी कॉन्ट्रोवर्सी के मिलना चाहिए, जिस तरह से आपको वोडाफोन आइडिया का पैसा मिला। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इज़ देयर एनी बोर्ड रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ द ट्रस्टीज़ एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेगुलेशन 39(2)A। तो वो बोल रहे हैं कि क्या सेबी का जो बोर्ड होता है उसमें कोई रेजोल्यूशन पास किया गया था इस रिगार्डिंग, या एफटी के में का जो बोर्ड है उन्होंने कोई रेजोल्यूशन पास किया था जैसा कि 39(2)A में दिया गया है।
क्वेश्चन 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द इंटरप्ले बिटवीन द रेगुलेशन 1815A एंड रेगुलेशन 39? कई लोगों ने इसमें जो विरोधाभासी बातें करी गई हैं उसके बारे में कई ऑब्जेक्शंस रेज करे हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। पर अभी के लिए आप क्वेश्चन इतना जान लीजिए कि कोर्ट ये जानना चाहता है कि इन दोनों के बीच में क्या इंटरप्ले है, क्या लिंक है और क्या विरोधाभास है और किस तरह से एक्शन होना चाहिए। अब हम आते हैं कि सेबी ने क्या सबमिट किया है, सेबी के पॉइंट्स क्या हैं। तो मिस्टर दत्तार जो सीनियर एडवोकेट हैं और सेबी की तरफ से कोर्ट में प्रेजेंट हुए हैं, उन्होंने अपने फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि सेबी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जो कंसर्न है वो है इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, और सेबी जो है वो हमेशा इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। सेकेंड पॉइंट में वो कहते हैं कि सेबी जो है वो हर स्कीम को नहीं देख सकता बिकॉज टोटल म्यूचुअल फंड में 1900 स्कीम्स हैं। थर्ड पॉइंट में सेबी बोलता है कि सेबी जो है वो कोई ड्रॉप बॉक्स नहीं है। सेबी का रोल तब आता है जब कोई गलती हो जाती है और उसके बाद फिर नेसेसरी एक्शन लिया जाता है, यानी सेबी गलती होने से पहले एक्शन की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। वो ये कह रहा है गलती हो जाएगी, कुछ रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद ही सेबी नेसेसरी एक्शन लेगा। पॉइंट नंबर 4, स्कीम्स को वाइंड अप करने का डिसीजन ट्रस्टीज़ ने लिया है। पॉइंट नंबर 5 में मिस्टर दत्तार हैं सीनियर एडवोकेट, वो कहते हैं कि एज़ पर रेगुलेशन 39(2)A जो ट्रस्टीज़ का ओपिनियन होता है, अगर वो पर्टिकुलर स्कीम को वाउंड अप करना चाहते हैं तो उनके डिसीजन को फाइनल डिसीजन माना जाता है। पॉइंट नंबर 6 में सेबी कहता है लेकिन अगर सेबी को ऐसा लगता है कि उनके द्वारा दिए गए रीज़न गलत हैं यानी बैड हैं या इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में नहीं हैं, तब वो ट्रस्टीज़ को पुल अप कर सकता है, उनके ऊपर नेसेसरी सैंक्शंस लगा सकता है या उनको कोई पनिशमेंट दे सकता है। पॉइंट नंबर 7 में वो कहते हैं ट्रस्टीज़ का डिसीजन होता है वो हमेशा साउंड होना चाहिए, यानी खुले दिमाग से लिया हुआ होना चाहिए, उसके अंदर रीजनिंग होनी चाहिए और वो कोई विम्सिकल डिसीजन, इसका मतलब कोई ख्याली पुलाव टाइप की चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो पॉइंट 8 है उसमें बेंच क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक तरफ से भी पॉइंट नंबर 5 में ये कहता है ट्रस्टीज़ ने वाउंड अप करने का डिसीजन ले लिया है और वो डिसीजन फाइनल है, ठीक है, तो और सेबी को जब रीज़न ख़राब लगेगा या बैड लगेगा तब वो उसको पनिशमेंट देगा। तो कोर्ट बोल रहा है बाय द टाइम सेबी डिसाइड्स दैट द डिसीजन ऑफ द ट्रस्टी इज़ बैड द एंटायर स्कीम विल बी वाउंड अप, देन व्हाट कैन सेबी डू। तो बोल रहा है कि जब तक सेबी ये सोचेगा कि ये डिसीजन ठीक नहीं था तब तक तो पूरी स्कीम वाउंड अप हो चुकी है, जो इन्वेस्टर्स को नुकसान होना है वो हो चुका है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट जो हैं वो हर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टर के इंटरेस्ट का ख्याल रखने की बात कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। और इस केस में सेबी क्या कर सकता है, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन कोर्ट ने पूछा है। पॉइंट 9 में जो मिस्टर दत्तार हैं वो इसका जवाब देते हुए कहते हैं द ट्रस्टीज़ जस्टिफाई द रीज़न, अगर वो ट्रस्टीज़ जो हैं वो रीज़न को जस्टिफाई कर दें कि क्यों उन्होंने वाइंडिंग अप क्लोज करी है तो ठीक है, अदरवाइज सेबी उनको पुल अप करेगा। तो उसने पुरानी ही बात को रिपीट कर दिया है। पॉइंट नंबर 10 देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा कि इस प्रेजेंट केस में जो है वो सेबी ने ट्रस्टीज़ को बोला है कि वो 2 सितंबर तक जो भी आएगी सेबी को रीज़न देंगे, ठीक है, और उसके बाद ही जो सेबी है वो डिसीज़न लेगा। अब आप देखिए कि पूरी स्टेटमेंट में कितना ज़्यादा विरोधाभास आपको नज़र आता होगा कि 23 अप्रैल को स्कीम बंद हुई हैं, ट्रस्टीज़ ने स्कीम्स क्यों बंद करी हैं इसके लिए उन्होंने कम्युनिकेट किया है इन्वेस्टर्स को, मीडिया में पूरी न्यूज़ है, सेबी को उन्होंने लेटर लिखा है, उसके बावजूद सेबी ये कह रहा है कि 2 सितंबर को जो है वो एफटी के ट्रस्टीज़ जो हैं वो उनको रीज़न देंगे और उसके बाद ही वो एक्शन लेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पूरे मामले के बारे में क्या कहूँ, पर फिर भी यहाँ पर कोर्ट की कार्रवाई ख़त्म हो जाती है और अब कोर्ट मंडे को 2:30 बजे बैठेगा। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कोर्ट सेबी से सवाल कर रहा है उससे कई सारे नए क्वेश्चंस पैदा होते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये इस बात का आभास होगा कि कितना ज़रूरी होता है कभी कभी चीज़ों को कोर्ट तक ले जाना और सेबी जैसी एजेंसी से सवाल करना कि क्या वो वाकई इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में काम कर रहा है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। इस पूरे कन्वर्सेशन का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो मैंने ट्विटर से लिया हुआ है और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय इस चैनल को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।